हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जॉनटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल। जॉनटेक डिजिटल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम मेंस की स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और इस मेंस की स्टोरी जो कि हमारे कितने 300 मार्क्स की है, कितने मार्क्स की है 300 मार्क्स की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस मेंस की स्टोरी को हम 3 स्टेप में डील करेंगे। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स और फ्रॉम बेस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। दूसरा, स्टेप 2 के अंदर हम देखेंगे कि जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। और स्टेप 3 के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं या थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, उनको हम सॉल्व करेंगे, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को पहले कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद स्टेप 3 में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी जिसको हमने बोला है चैप्टर रिव्यू। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की ओर चलते हैं, यानी चैप्टर 1। और इसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा यहां से कहां से आता है। तो जब मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यानी बेसिक से लेके फर्स्ट लॉ तक, तो क्वेश्चंस आपसे दो तरीके के पूछे जा रहे हैं और जाते हैं। एक होता है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित, दूसरे होते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक लॉज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे केवल डेफिनेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन? जैसे सपोज हमारे पास सिस्टम क्या होता है एंड डिफाइन द सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसी तरीके से डिफाइन द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। जो थियोरेटिकल बेसिस जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाते हैं हमारे पास, यानी डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जो लॉज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं। एक होता है जिनमें हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन, या तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा, यहां पर जो लॉज से जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम के अंदर आती ही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर रिसर्च एंड फ्रॉम बेस्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछी ही जाती है। तो अभी तक की कहानी में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं तो वहां से तो हमें क्या केवल डेफिनेशन बेसिस जो क्वेश्चन है उनको कवर करना है। दूसरा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स लॉज की बात करते हैं, जहां पर हम जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ के तक ही अभी कवर कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वहां से दो तरीके के प्रॉब्लम्स बनती हैं आपके लिए। वो होती है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी डायरेक्ट आपसे थर्मोडायनेमिक्स लॉज पूछ सकता है। दूसरा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम नंबर ऑफ क्वांटिटी में हम लोग करने वाले हैं कि जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं उन सबको हम कवर करेंगे। अब ये तो हुआ सर हमारे पास स्टेप 1। अब हम बात करेंगे हमारे स्टेप 2 के लिए कि सर जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं स्टेप 2 के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी उनको हम क्विकली देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूलाज।
तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या पढ़े हुए हो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पीवी बराबर एमआरटी और पीवी बराबर एनआरटी। यहां पर प्रेशर क्या है आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर क्या है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एम है आपका मास ऑफ द सिस्टम या मास ऑफ गैस जो आपने सिस्टम अज्यूम किया हुआ है। अगर आप या तो आप ये यूज करो, अदरवाइज आप ये यूज करो। अगर आप ये यूज करते हैं तो यहां पर n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स और r बार क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कितनी होती है 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और यहां पर r क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट r बार डिवाइडेड बाय m। यहां पर m क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, r बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ वर्क के क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क का क्या फॉर्मूला होता है। ये हम अगर मैं बेसिकली रिवाइज करूं कि सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम सिस्टम की बात करते हैं, सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं और क्लोज सिस्टम क्या होता है जहां पर केवल एनर्जी और मास का जहां पर केवल एनर्जी और हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, वहां पर कोई भी आपका मास का इंटरेक्शन नहीं हो सकता, वो होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। और उसके केस में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूलेज आते हैं वो इस तरीके से हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पीडीवी से कांस्टेंट प्रेशर पर आपका फॉर्मूला जो निकल कर आएगा पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी क्या है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और वी आई क्या है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। यहां पर जितना भी हमने लिखा है आई का मतलब इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट और एफ का है फाइनल स्टेट। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है पी डीवी, डीवी अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो वही हमने लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है पी आई वी आई इंटू एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो पी इनिशियल वी इनिशियल इंटू एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। इसी तरीके से जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस यानी पीवी टू द पावर गामा बराबर सी प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क डन निकल कर आता है वो क्या निकलता है पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। और अगर इसको टेम्परेचर की टर्म में लिखें तो एम आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड अपॉन गामा माइनस 1। इसी तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला है क्लोज सिस्टम के अंदर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दौरान। इसके बाद हम बात करेंगे कि ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन क्या आता है। तो ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओपन सिस्टम का जो वर्क दिया जाता है किससे दिया जाता है वीडीपी से, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी। तो वहां से हमारे पास देखते हैं तो ओपन सिस्टम के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क कितना होगा 0। ये फॉर्मूला है ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। ओपन सिस्टम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर और क्लोज सिस्टम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों पर वर्क क्या होता है सेम होता है, यानी पी इनिशियल वी इनिशियल इंटू एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल और पी इनिशियल वी इनिशियल इंटू एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, यानी पीवी बराबर सी की कहानी चल रही है ये। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे प्रेशर और वॉल्यूम क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल किया है तो प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। ठीक है, यहां पर ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है, ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है वो गामा टाइम्स होता है क्लोज्ड सिस्टम के। कितना होता है गामा टाइम्स होता है क्लोज सिस्टम के। इसी तरीके से ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है किसके लिए पॉलीट्रॉपिक के लिए, ओपन सिस्टम का जो वर्क होता है पॉलीट्रॉपिक के लिए ये वो कितना होगा n टाइम्स ऑफ W क्लोज्ड, n टाइम्स ऑफ W क्लोज्ड। तो ये किसके केस में है एडियाबैटिक प्रोसेस, वो क्या होता है जहां पर कोई भी हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ये किसके लिए है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में जो हमारे यूज में आने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बराबर होगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, फॉर एक साइकिल के लिए तो यानी क्यू अगर एक साइकिल है इस तरीके से 1 2 3 4 तो Q12 प्लस Q23 प्लस Q34 प्लस Q41 बराबर होगा W12 प्लस W23 प्लस W34 प्लस W41। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और पूछे जाते हैं, तो इसका भी यूज हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है डेल क्यू बराबर डीई प्लस डेल डब्ल्यू। ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। यहां पर ई है हमारे पास टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर लेते हैं, मींस इनमें चेंज जीरो कंसीडर कर लेते हैं, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका भी यूज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं और इस पर पूछे जाते हैं। इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख देते हैं, पी डीवी। किसके लिए है, क्लोज सिस्टम के लिए। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसका हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। दूसरा है हमारे पास, हम अच्छी तरीके से जानते हैं इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है और यानी डी यू जो होता है वो किसके बराबर होगा, एम सी वी डी टी। यहां पर सी वी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो दी गई एनर्जी है, जो दी गई हीट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर। दूसरा है डीएच बराबर एमसी एमसीपी डीटी। यहां पर डीएच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, और ये किसके बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर दी गई हीट के बराबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और यहां पर सीपी और सीवी में भी एक रिलेशन दिया जाता है। सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है, आर, और सीपी अपॉन सीवी किससे दिया जाता है, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं और जैसे ही जरूरत पड़ेगी वहां पर हम और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक की कहानी में हमने स्टेप 1 को समझा कि क्वेश्चन कहां से किस तरीके के बनते हैं, दूसरा कि यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कौन से हैं। अब स्टेप 3 के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनको मेंस एग्जाम में लिखना किस तरीके से है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद आपको आंसर आने के साथ राइटिंग स्किल भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। डिफाइन द सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट टाइप। देखिएगा, जब भी कभी, ये पहले तो दिमाग में बिठा लो क्या, कि जब भी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस को आप लिखने वाले हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस को मेंस के अंदर लिखने वाले हैं, तो 3 चीजों पर फोकस करना है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जब भी कभी आप मेंस के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें या राइट करें तो 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला है स्पीड, दूसरा है राइटिंग, और तीसरा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जरूरी है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क खाते हैं, वो है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट, आपसे जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखें, एक्स्ट्रा आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स उतने ही मिलने हैं और आपके पास टाइम की लिमिटेशंस है। तो चलिएगा देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं और हमको इसको मेंस एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना है। तो बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम फिक्स्ड मास या स्पेस के अंदर वह रीजन होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी स्टडी फोकस्ड होती है। क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। यानी एनीथिंग विच इज आर अंडर आर कंसिडरेशन, यानी जिस पर हम
फोकस्ड हैं, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वही हमारा सिस्टम है। और इसको छोड़कर बाकी की सारी की दुनियादारी क्या कहलाती है? आपकी सराउंडिंग कहलाती है। और ये एक दोनों से किससे डिफरेंट होते हैं? बाउंड्री से सेपरेट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस किस पर डिपेंडेंट है? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो इसको सिस्टम क्या होता है? अ फिक्स्ड मास और फिक्स्ड रीजन, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्रैकेट में कंट्रोल वॉल्यूम इन द स्पेस टू विच स्टडी is focused is called as thermodynamic system. Thermodynamic system is called as thermodynamic system. एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? फिक्स्ड मास, यानी किसकी बात हो रही है? क्लोज सिस्टम की। यानी फिक्स्ड रीजन स्पेस के अंदर, इन द स्पेस, यानी किसकी बात हो रही है? कंट्रोल वॉल्यूम ओपन सिस्टम की, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? हमारी स्टडी फोकस्ड होती है। क्या कहलाता है? आपका सिस्टम। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं सिस्टम कितने तरीके का होता है। हमारे पास सिस्टम है 3 तरीके का होता है। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों सिस्टम के अंदर क्या होता है? क्लोज सिस्टम के अंदर केवल वर्क और हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, वर्क और हीट और मास। अगर मैं बात करता हूं तो क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? वह सिस्टम जिसमें से केवल वर्क और हीट का इंटरेक्शन हो सकता है, कोई भी मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी नो मास इंटरेक्शन। ठीक है, मींस वर्क इंटरेक्शन हो सकता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिससे बोथ वर्क और हीट एंड मास दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है। क्या कहलाता है? आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिससे किसी भी तरीके का ना तो वर्क का इंटरेक्शन और ना ही मास का इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब यही आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना है, या तो आपको किसके बेसिस पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट बेस्ड ऑन एनर्जी और मास सिस्टम, क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम, जिसको बोला जाता है कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विद द सराउंडिंग और एनवायरमेंट, बट देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, बम कैलोरीमीटर, मोटर कार, बैटरी, जो भी आपको उचित लगे। उसके बाद फिर हम ओपन सिस्टम को डिफाइन करेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम को। एंड ओपन सिस्टम में जब मास एक्सचेंज विद द सराउंडिंग अलोंग विद द हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी मास का इंटरेक्शन भी हो सकता है और हीट का भी इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आप साथ में लिखने वाले हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिससे ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का इंटरेक्शन होगा। एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क और यूनिवर्स। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन में जितना अगर पॉसिबल हो तो इस तरीके की टेबल बनाना ना भूलें। जितना ज़्यादा मेंस के अंदर आप टेबल, डायग्राम, फिगर का यूज करेंगे, स्पीडली करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? थियोरेटिकल क्वेश्चन में इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, एक्सचेंज ऑफ मास। एग्जाम्पल, आप पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम लिखें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन कि सिस्टम क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिएगा, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में कि आप इनको डिफाइन करें। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, टू द पॉइंट लिखेंगे, थियोरेटिकल है कि व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। सेकंड है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। देखिएगा,
सबसे पहले मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। देखिएगा, जब हम किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी किसकी करेंगे हम? सिस्टम की। तो जब हम सिस्टम की स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एक एक मॉलिक्यूल पर जाओ, एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करो और ओवरऑल फिर आप बताओ कि हमारे सिस्टम का बिहेवियर इस तरीके से है। तो अगर आप एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर जा रहे हो, मॉलिक्यूलर लेवल पर बात कर रहे हो, तो वो कहलाती है आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इन दिस अप्रोच स्टडी इज फोकस्ड टू ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स। दूसरा, अगर आप मैक्रोस्कोपिक की बात करते हो तो अगर आप पूरे सिस्टम की बात ना करके, हर मॉलिक्यूल की बात ना करके एक आप एवरेज बिहेवियर की बात करते हो सिस्टम के, तो वो अप्रोच कहलाती है आपकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो याद रखिएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस में जितना आप पॉइंट वाइज लिखेंगे उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे कि अगर मैं माइक्रोस्कोपिक की बात करूं तो यहां पर स्टडी किस पर फोकस्ड होती है? ईच और एवरी मॉलिक्यूल पर। और हर मॉलिक्यूल की मोशन की इंफॉर्मेशन क्या होती है? वेरी वेरी करेक्ट। जब आप बात करोगे हर पॉइंट की, हर मॉलिक्यूल की अगर आप स्टडी करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो भी क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे। ठीक है, और दूसरा, लेकिन ये जो सारा प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा। तो आप यहां पर ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैक्रोस्कोपिक के बारे में, तो यहां पर केवल एक एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं कि कुछ क्वांटिटी लो, उसकी स्टडी करो और बात उस चीज को जनरलाइज कर दो कि पूरे सिस्टम का बिहेवियर इस तरीके से ही है। तो वो कहलाता है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल वे ऑफ स्टडी। तो आप केवल इतनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे अगर आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाए, पॉइंट वाइज लिखेंगे जिससे इफेक्टिव हो सके। चलिएगा, दूसरा था आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस हम अच्छी तरीके से जानते हैं। एक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कब बोलेंगे? जब सिस्टम अपनी वापस स्टेट में आ जाता है बिना किसी सराउंडिंग पर कोई भी इफेक्ट डाले। स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कब कहलाता है? जब उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए बिना किसी भी सराउंडिंग पर कोई भी अदर इफेक्ट डाले। क्या कहलाता है आपका प्रोसेस? रिवर्सिबल कहलाता है। आप चाहें तो एक एक लाइन के नोट का यूज कर सकते हैं थ्योरी में। बेटा, थ्योरी के अंदर लिखना कैसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड जरूरी है, एक्यूरेसी जरूरी है और टू द पॉइंट लिखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जब प्रोसेस रिवर्सिबल कब बोलेंगे? जब सिस्टम अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाए विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दोनों फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस कब कहा जा सकता है? कि जब सिस्टम की अगर डायरेक्शन रिवर्स की जाए तो वो सेम पाथ को फॉलो ना करे, यानी सराउंडिंग पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले। दैट मीन्स अ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल if the system passes through a sequence of non-equilibrium states. During such a process the property of the system do not have a unique value. ठीक है, मतलब अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो वो सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपसे पूछा गया था इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिस्टम का जो उसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक और इंटेंसिव और इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन क्या होगी? इंटेंसिव यानी वह प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, मास और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, यानी जो मास पर डिपेंडेंट नहीं है। इन लगा हुआ है मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ किसके? मास के। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, और यहां पर भी आप एक छोटा सा नोट डाल के लिख सकते हैं कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सॉरी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी? वह प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करेगी? मास ऑफ द सिस्टम
कंसिडर, जैसे वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी प्रॉपर्टीज किसके एग्जांपल हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। और अगर यहां पर आपने स्पेसिफिक लगा दिया, यानी पर यूनिट अगर मास की बात करोगे, तो वो प्रॉपर्टीज किसकी हो जाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था लास्ट, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये क्या होता है? पॉइंट फंक्शन की जब हम बात करते हैं, यानी वे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिस्टम के द्वारा फॉलो किए गए, जो सिस्टम के द्वारा फॉलो किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के द्वारा फॉलो किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके पॉइंट फंक्शन। और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स का पास्ट हिस्ट्री से, यानी जो किस पाथ से फॉलो होकर आ रहा है, उनसे लेना देना होता है, वो कहलाता है आपके पाथ फंक्शन। यानी द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम आर कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट फंक्शन। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर भी आप नोट डाल के लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। जब हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की, तो यहां पर पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं? द वेरिएबल्स विच डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम लाइक हीट एंड वर्क, जिनको पाथ की हिस्ट्री से लेना देना होता है, क्या कहलाते हैं? आपके पाथ फंक्शन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपसे बेसिक्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको किस तरीके से लिखने हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखेंगे, दूसरा टू द पॉइंट लिखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप चाहें तो नोट का या एरो का यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सो दैट हीट इज अ पाथ फंक्शन। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ से चैप्टर के अंदर हमने बात की थी, चैप्टर रिव्यू के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट वाइज। जिस तरीके से आपसे फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट पूछा गया है, ऐसे आपसे जीरोथ लॉ का भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे कभी भी प्रीवियस ईयर्स में आज तक पूछा नहीं गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं जीरोथ लॉ ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी ए इज इन इक्विलिब्रियम विद द बॉडी सी एंड बॉडी बी इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन बोथ बॉडी ए एंड बॉडी बी विल बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारा होता है जीरोथ लॉ ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, और यहां से जो बॉडी सी होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? एज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करती है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? और शो कीजिए कि हीट क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके लिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। और इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं उनको इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है, जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एनर्जी can neither be created nor be destroyed, rather it convert from one form of energy to the another form। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। दूसरा स्टेटमेंट क्या है जो हमारे प्रैक्टिकल वर्किंग के अनुसार है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम cyclic integral of the net heat interaction and net work interaction are same when they are expressed in their same unit। very very important। यानी इसका मतलब होता है डेल क्यू बराबर डेल डब्लू, डेल क्यू बराबर डेल डब्लू, ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपसे केवल स्टेटमेंट का पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कहिए, तो आप यही लिखने वाले हैं, इतना यहां तक। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है कि शो दैट हीट इज अ पाथ फंक्शन, शो दैट हीट इज अ पाथ फंक्शन। तो इसको हमें क्या करना है? ड्राइव करना है। तो क्या करेंगे? पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद ये एक इसको ड्राइव करेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, हमने एक डायग्राम लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो सपोज ये 1, ये 2, यहां से ये डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे।
ये है हमारे पास C, ये है B और ये है हमारे पास A। अगर मैं बात करता हूं, आप ये डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद सामने लिखेंगे इन द साइकिल by first law of thermodynamics क्या कहता है, डेल Q बराबर डेल W। इसके बाद इन साइकिल 1A 2B1, यहां पर फर्स्ट लॉ को लगाएंगे तो क्या होगा, Q1 A2 प्लस Q2 B1 बराबर नेट हीट इंटरेक्शन किसके बराबर होगा, नेट वर्क इंटरेक्शन के, यानी W1A2 प्लस W2B1। इसी तरीके से इन साइकिल 1A2C1, यहां पर हम लोग इसको ड्राइव करेंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ से ही Q1A2 प्लस Q2C1 बराबर होगा W1A2 प्लस W2C1 के। तो यहां से अगर हम इन दोनों को, यहां पर इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, आपको जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो ये थ्योरी भी आपको साथ में लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2, या फिर इसको आप किस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखिएगा ये दोनों टर्म तो हैं सेम, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगी, गुजर जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, Q2B1 माइनस Q2C1 बराबर क्या होगा, W1A2 से W1A2 गुजर जाएगा, यानी ये होगा W2B1 माइनस W2C1। तो ये हमारे पास इतना आ चुका है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सपोज जो पीवी कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो किसके बारे में बताता है, आपको वर्क इंटरेक्शन के बारे में बताता है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमने जो डायग्राम बनाया है, यहां पर ये जो एरिया है ये क्या है, जीरो नहीं है, ये क्या है, जीरो नहीं है। अगर आप इसका पूरे का एरिया का निकालोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल कर आएगा, यानी यहां पर W2B1 माइनस W2C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि Q2B1 माइनस Q2C1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब हो गया कि 2B1 इज नॉट इक्वल टू Q2C1। और इसका मतलब अगर आप देखेंगे
कि मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है 2 से 2B1 में और 2C1 में जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वो दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हीट का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। और अगर ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा होता तो ये केवल 1 और 2 पॉइंट पर डिपेंड कर रहा होता, तब ये क्या हो जाता, पॉइंट फंक्शन हो जाता। लेकिन हमने ये देखा कि इन दोनों में, दोनों जो प्रोसेस जो जा रहे हैं, दोनों प्रोसेस के अंदर हीट का इंटरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब मीन्स heat interaction is not depend on initial or final state, initial and final state, it depends on the path followed by system, so heat is a path function, heat is what, path function। तो आपको इस तरीके से ये पूरा की पूरा डेरिवेशन करना है कि अगर आपसे जब भी कभी डेरिवेशन कहा जाए तो प्रॉपर तरीके से उसका डायग्राम बनाना है। जितने भी स्टेप्स आपको लिखना है ये स्पीड के साथ होना चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है, और इसके साथ में आपको लास्ट में एज ए कंक्लूजन के तौर पर इसको लिखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारी शुरुआत होती है सर न्यूमेरिकल से इस चैप्टर के अंदर कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, उसको हमें किस तरीके से अप्रोच करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिएगा, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां पर ये 3 है, 3 kg ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम P1 बराबर 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। T1 आपको गिवन है, फाइनल प्रेशर आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, वर्क कितना दिया हुआ और हीट का ट्रांसफर सिस्टम से कितना हो रहा है। देखिएगा, सबसे पहले तो जब भी कभी न्यूमेरिकल को करें तो यहां पर हमें लिखना है गिवन डेटा, कि आपको क्या क्या गिवन है। गिवन डाटा, आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है 3 kg यानी मास ऑफ आइडियल गैस, गिवन डाटा, मास ऑफ आइडियल गैस कितना है 3 kg, और आपको क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है, प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.98 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 1 kgf की वैल्यू कितनी होती है 9.81, ठीक है, तो वहाँ पर 1 kg फोर्स, ठीक है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। और आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है T1, टेम्परेचर आपको गिवन है T1 कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको यहीं पर केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273, यानी कितना हो गया 293 केल्विन। चलिएगा, और आपको क्या गिवन है, फाइनल प्रेशर आपको गिवन है, ये कौन सा है, इनिशियल प्रेशर, और आपको गिवन है फाइनल प्रेशर, यानी P2 आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है आपको 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4
kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप सभी को किस में ले आओ, ऐसा ही यूनिट में लेकर आ जाओ, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.98 इंटू 10⁵, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 4 इंटू 0.98, तो ये होगा आपका 3.92 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको क्या है, गिवन है, और आपको कंडीशन गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया है, वो अलग अलग कंडीशन आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलिएगा। कंप्रेस किया जा रहा है एडियाबैटिकली। ठीक है, क्या है आपका, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब पीवी की पावर गामा बराबर सी। एडियाबैटिक का मतलब पीवी टू पावर गामा बराबर सी से आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो ये तो कहानी है जो हमें दी हुई है। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि लिखना कैसे है। गिवन डेटा सबसे पहले लिखना है उसको सॉल्व करने से पहले। दूसरा, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले दिमाग में आनी चाहिए आपके अप्रोच। अप्रोच का मतलब आप इसको सॉल्व कैसे करने वाले हो। अब ये अप्रोच आपको वहां लिखनी नहीं है, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या होने वाला है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्या गिवन है, कंप्रेशन किया जा रहा है एडियाबैटिकली। चलिएगा, एडियाबैटिक जब हम कंप्रेशन करते हैं तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का एक डायग्राम बनाऊं तो यहां पर कोई एक प्रोसेस हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम का, और जब हम कंप्रेस करेंगे तो कुछ कहानी इस तरीके से होगी कि वॉल्यूम आपका कम हो रहा होगा, प्रेशर आपका बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये है आपका पीवी की पावर गामा बराबर सी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आपको प्रोसेस दिया हुआ है, ये P1 है, T1 है, P2 है, T2 है, आपको ये कंडीशन दी हुई है और आपसे डिफरेंट कंडीशंस आपसे पूछी जा रही हैं। तो हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें ऑलरेडी प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहां से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उन्होंने आइडियल गैस ही बोला है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, PV बराबर mRT, PV बराबर mRT। तो यहां से हमारे पास अगर मुझे प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है और क्या पता है, R की वैल्यू और मास पता है, तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से जैसे ही मेरे पास V1 आ जाएगा तो इस रिलेशन की सहायता से मैं V2 कैलकुलेट कर सकता हूं। V2 भी कैलकुलेट करने के अलावा मुझे T1 पता है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर T2/T1 यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में किसके बराबर होता है, P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा बराबर V1/V2 की पावर गामा -1। ये रिलेशन हम किसके अंदर यूज करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के अंदर में रिलेशन होता है। तो अगर मुझे किसी भी दो वैल्यू पता है और मुझे पहले से T1 पता है, तो मैं T2 कैलकुलेट कर सकता हूं। और इसके अलावा हमसे क्या पूछा गया है, वर्क परफॉर्म पूछा गया है। तो एडियाबैटिक के दौरान वर्क क्या होता है, हमने चैप्टर रिव्यू में भी देखा था, फॉर्मूला क्या होता है, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय गामा -1। क्या होता है, गामा -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क हो गया। और आपसे क्या पूछा गया है, हीट ट्रांसफर आपसे पूछा गया है कि सिस्टम से हीट का ट्रांसफर कितना होगा। सिस्टम से हीट ट्रांसफर के लिए हमें वर्क पता है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं फर्स्ट लॉ से, हमारे पास डेल क्यू बराबर किसके होता है, du प्लस डेल डब्ल्यू। तो वर्क हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम du भी कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कितना सिस्टम से हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताया है, ये जो पूरी की पूरी कहानी है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ये चलनी चाहिए आपके दिमाग में। ये जो परफॉर्मा है, ये जो हमने
खाका सेट किया है, ये चलना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर मुझे जो डाटा गिवन है इनसे मैं इन वाली टर्म्स को किस तरीके से निकालने वाला हूं। इसके बाद फिर हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें पता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। आपसे क्या पूछा गया है, इनिशियल वॉल्यूम। तो बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वॉल्यूम, या फिर इनिशियल वॉल्यूम तो हमें निकालना है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम यूज करेंगे बाय आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है हमारे पास, PV बराबर MRT। यहां पर R की वैल्यू क्या होगी, ये भी आप गिवन डेटा में लिख सकते हैं। R को हमने क्या माना है, एयर को ही हमने क्या माना है, आइडियल गैस माना है। तो R की वैल्यू कितनी होगी, 0.287 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। और R के लिए Cp और Cv इनकी वैल्यू क्या होती है, एयर के लिए Cp की वैल्यू 1.005 किलोजूल पर केजी और 0.718 किलोजूल पर केजी। ये कब है, क्योंकि हमने एयर को आइडियल गैस माना है। कंसीडरिंग एयर एज आइडियल गैस। तो ये सारी कहानी हमें ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। आइडियल गैस बोला था तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को भी याद कर लिया। तो जैसे इसको याद करेंगे तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर होगा MRT अपॉन P, MRT अपॉन P। तो यहां से हम सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम V1 बराबर क्या हो जाएगा, MRT1 डिवाइडेड बाय P1। वैल्यू पुट कर दो, आपको सभी की वैल्यू पता है कितना है। M की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 kg, ठीक है। 3 इंटू यूनिट का खासा ध्यान रखें कि यूनिट किस चीज में दे रखी है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, 0.287, ये किस में होती है आपकी, किलोजूल पर केजी में, किलोजूल पर केजी, ठीक है, किलोजूल पर केजी केल्विन। इसके अलावा यहां पर टेम्परेचर T1 ये किस में आएगा, अगेन केल्विन में। T1 कितना है आपके पास, देखिएगा 293 केल्विन। वैल्यू पुट करो, 293 केल्विन डिवाइडेड बाय P1 आपको कितना है, P1 अभी कैलकुलेट किया था 0.98 इंटू 10 के ऊपर 5। तो ये किस में है, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल। और यहां पर ये वैल्यू किस में चल रही है, किलो में चल रही है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख दूंगा 0.98 इंटू कितना था ये हमारे पास, 10 के ऊपर यानी 100, ठीक है। तो ये किस में हो गया, ये प्रेशर की वैल्यू किस में हो गई आपके, किलो पास्कल में। यूनिट आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ये किस में हो गई आपके, किलो पास्कल में, ठीक है। तो यहां से जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो V1 की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आएगी 574 मीटर क्यूब। ये मेरे पास आ गई इनिशियल वॉल्यूम V1। तो ये हो गया सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप इसको बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइनल वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, फाइनल वॉल्यूम आपसे पूछा गया है। दूसरा सेकंड, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट यानी T2 बाई T1 बराबर होगा P2 बाई P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा बराबर V1 बाई V2 की पावर गामा -1। तो यहां से इन दोनों रिलेशन को आप साथ में ले लीजिए, क्योंकि आपको दोनों प्रेशर की वैल्यू पता है। V1 आप अभी निकाले हुए हो तो क्या कर दोगे, यानी V1 बाई V2 की पावर गामा -1 बराबर P2 बाई P1 की पावर
गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यहाँ से ये उड़ गया, चाहे तो आप यहाँ से लिख लो या यहाँ से डायरेक्ट P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा से भी निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, V2 निकल के आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय P2 डिवाइडेड बाय P1 P की पावर 1 बाई गामा। तो वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2.574 है, 2.574 डिवाइडेड बाय P2 हमारे पास कितना था, 4 था, और यहाँ पर ये कितना था, 1 था। KGF में ले लो क्योंकि सारी वैल्यू कटने वाली है ऊपर नीचे की पावर 1 अपॉन 1.4। 1.4 कैसे, गामा की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, 1.4। ठीक है, यहाँ पर गामा कितना होगा, 1.4। तो यहाँ से हमने जब V2 को कैलकुलेट करेंगे तो V2 हमारे पास निकल कर आएगा, V2 हमारे पास निकल कर आ जाएगा कितना, V2 आएगा सर हमारे पास 0.956 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 0.956, 4 की पावर 0.956 मीटर क्यूब। चलिएगा, और आपसे क्या पूछा गया है, टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन में आपसे टेम्परेचर पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। और अभी अभी हमने फॉर्मूले से देखा कि T2 बाई T1 बराबर है P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा के। तो यहां से T2 किसके बराबर हो जाएगा, T1 इंटू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T2 लिख दीजिए, ये कितना था, 293 इंटू 4 की पावर 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते ही हमारे पास कितना आएगा, यानी ये आएगा हमारे पास 435.4 केल्विन। ये हमारे पास T2 निकल कर आ गया। ठीक है, लास्ट में इस तरीके से आपको जरूर लिखना है, T2 बराबर 435.4 केल्विन। और इनको क्या कीजिएगा, जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो एज ए आंसर, उनको लास्ट में डिब्बे में बंद जरूर करना है। यानी V2 हमने कितना निकाला, 0.956 मीटर क्यूब। इसको एक डिब्बे में जरूर बंद करके आए, जिससे कि जब भी एग्जामिनर चेक करे तो इसको जो फाइनल आंसर है वो क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिएगा, इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर, यानी 3 पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपसे वर्क पूछा गया है और हीट ट्रांसफर आपसे पूछा गया है। वर्क ट्रांसफर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, यानी वर्क कितना हो रहा है, यानी फोर्थ स्टेप होगा वर्क परफॉर्म्ड, यानी कंप्रेसर को आपने कितना वर्क दिया। क्या होता है, W बराबर P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। यहां पर आप कंप्रेसर को वर्क पॉजिटिव दे रहे हो, नेगेटिव दे रहे हो, क्योंकि कंप्रेसर को दिया गया यानी सिस्टम पर वर्क किया गया वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहां से ऑटोमेटिक फॉर्मूले से वैल्यू वही निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P1 कितना था हमारे पास 0.98 इंटू V1 कितना था 2.547, आई थिंक 2.547 माइनस ये कितना था 3.92 इंटू V2 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, अभी V2 हमने अभी अभी निकाला है 0.956। ठीक है, ये किस में ले लीजिएगा, अगर इसको मैं 10 के ऊपर 5 जो हमने बाहर ले रखा था, ठीक है 10 के ऊपर 5 इसको बाहर ले लिया। अरे वैल्यू इसकी P1 की ये थी ना यार 0.98 इंटू 10 के ऊपर 5, और P2 की वैल्यू ये थी 3.92 इंटू 10 के ऊपर 5। तो इस 10 के ऊपर 5 को मैंने कोष्टक से बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 1।
ठीक है। और जब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो W निकल कर आएगा आपके पास, W की वैल्यू आएगी 306.25 माइनस का 306.25 माइनस का 306.25 किलो जूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से आपको साफ दिख रहा है कि आपने कुछ भी पहले से कुछ भी अज्यूम नहीं किया, आप तो सिर्फ फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले से ही बाय डिफॉल्ट वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो इसके माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब यहां पर आप सिस्टम को वर्क दे रहे हो, कि सिस्टम को वर्क दे रहे हो, और सिस्टम को वर्क दे रहे हो, अबे तभी ना उसको गैस को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक किसमें आ गया, वर्क नेगेटिव में आ गया। ठीक है। आपसे फिफ्थ पार्ट जो पूछा है वो क्या पूछा है, हीट ट्रांसफर, हीट इंटरेक्शन। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्या, हीट इंटरेक्शन के लिए बाय फर्स्ट लॉ किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू बराबर du प्लस डेल डब्ल्यू। और डेल क्यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी प्लस डेल डब्ल्यू। डी यू की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो डी यू को भी कैलकुलेट कर लो। तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर एम की वैल्यू पुट करो, एम कितना है 3, सीवी की वैल्यू कितनी है 0.718 इनटू dt क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, T2 देखो 435.4 माइनस 293। और यहां पर डेल W की वैल्यू क्या है, वर्क की वैल्यू क्या होगी, माइनस के साथ ही रखी जाएगी, ध्यान रखिएगा माइनस के साथ ही रखी जाएगी, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, यानी माइनस 306.25। ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी डेल क्यू बराबर 0.48 किलो जूल। इसको लास्ट में कर देंगे हम डिब्बे में बंद। तो इस तरीके से यहां पर जाकर हमारे क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो इतना आने वाला है 0.48 किलो जूल। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में गिवन डेटा लिखेंगे आप, और सॉल्यूशन के साथ आप जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो सारे कॉन्सेप्ट आप लिखने वाले हैं, उनको मेंशन करना है। और उससे पहले क्वेश्चन पढ़ने के साथ दिमाग में सबसे पहले बनानी है आपको अप्रोच, ये लिखनी नहीं है, लेकिन अप्रोच पे सबसे पहले ध्यान देना है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करने वाले हैं, कि आपको कौन कौन से फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था 3 kg मास दे रखा था आइडियल गैस का, एडियाबेटिकली हम उसको कंप्रेस कर रहे थे, और कंप्रेशन में हमको प्रेशर गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, फाइनल प्रेशर गिवन था, और हमसे ये डिफरेंट पार्ट हमसे पूछे हुए थे, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। आइडियल गैस है, आइडियल गैस बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए पीवी बराबर एमआरटी। एडियाबेटिक बोल दिया यानी पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इनके सभी के फॉर्मूले दिमाग में आ जाने चाहिए। और जैसे ही आया तो हमने सारे पहले गिवन डेटा को लिखा, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन को याद किया। तो यहां से हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि सबसे पहले यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे। यहां से हमने V1 को कैलकुलेट किया, V1 हमारे पास निकल कर आ गया 2.547। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने देखा, रिलेशन से हमने V2 फाइंड आउट किया। जैसे ही हमारे पास V2 आ गया, हमसे T2 भी पूछा हुआ है, तो हमने फॉर्मूले की सहायता से T2 को भी फाइंड आउट किया। और T2 फाइंड आउट करने के बाद हमसे क्या पूछा गया, वर्क पूछा गया है इस सिस्टम के दौरान। तो हमारे पास एडियाबेटिक में फॉर्मूला है W बराबर P1 V1 माइनस, यानी P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1। तो वहां से वैल्यू पुट करते ही हमारे पास वर्क आ गया। ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हीट given to the system and work taken from the system is what positive, or heat rejected from the system and work added to the system is what negative। ठीक है, तो वर्क सिस्टम पर किया गया कार्य और
उससे रिजेक्ट हीट क्या होती है, नेगेटिव होती है, और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य और सिस्टम को दी गई हीट क्या होती है, पॉजिटिव। इसके बाद हमसे हीट इंटरेक्शन पूछा है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए du प्लस डेल डब्ल्यू, du क्या होता है mcv/dt, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल क्यू आ गया। चलिएगा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2013 में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जिस तरीके से शो हो रहा है उससे ये ऐसा लगता है जैसे काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्टेन फ्लूइड आर रिलेटेड। आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यू आपको गिवन है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। U है 196 प्लस 0.718 T, 718 T। दूसरा आपको PV का रिलेशन दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम का 0.287 T प्लस 273। अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा ये इनके नॉमिनेशन क्या दिए हुए हैं। U क्या है, आपके स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, जिसकी यूनिट आपको किलोजूल पर केजी में गिवन है। T किस में है, ये जो T गिवन है वो किस में है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। और प्रेशर आपको किस में दिया हुआ है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको हम बोल सकते हैं किलो पास्कल। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द फ्लूइड Cp एंड Cv। Cp एंड Cv की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। Cp एंड Cv आपको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करना है। अब आप सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोच के बारे में। तो सोच के देखिए आप Cp और Cv की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये अप्रोच आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम Cp और Cv की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हमने ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है जिससे हम Cp और Cv की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से जानते हैं Cv किस फॉर्मूले में आता है कि Cv क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हम हीट देते हैं वो किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। यानी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, du बराबर mcv/dt, और पर यूनिट मास के लिए हो जाएगा तो du क्या हो जाएगा, cv/dt। ये हम फॉर्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहां से हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि Cv को हम क्या लिख सकते हैं, du/dt। दूसरा कि इसी तरीके से Cp को हम किस में पढ़ते हैं, dH के फॉर्मूले में पढ़ते हैं। तो dH बराबर mcp/dt। तो पर यूनिट मास के लिए क्या हो जाएगा, Cp बराबर क्या हो जाएगा, dH/dt। तो ध्यान से देखिएगा हम Cp और Cv की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जिससे हम इनकी वैल्यू निकाल सकें। तो आप ध्यान देंगे तो यहां पर हमें U दिया हुआ है, U दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले से हम du/dt की वैल्यू निकाल दें तो वो ही हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, Cv के बराबर हो जाएगा। और अगर हमें dH/dt की वैल्यू निकाल दें तो वही किसके बराबर हो जाएगा, आपके Cp के बराबर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो सर हमें H तो दिया हुआ ही नहीं है, हम H कैसे निकालेंगे। H हम अच्छी तरीके से जानते हैं, H को हम निकाल सकते हैं U प्लस PV से। H क्या होता है, U प्लस PV। आपको रिलेशन U का वैल्यू आपको पता है और PV की वैल्यू आपको पता है, तो आप H के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहां से जैसे ही हमारे पास H आएगा उसको टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Cp की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से U की वैल्यू हमें पता है, U को टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Cv की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो रही सर हमारी अप्रोच। चलिएगा ये हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो यहां पर ये जो T होता है, T किस में होता है सर, ये हमारा केल्विन में होता है, लेकिन हमें T किस में दिया हुआ है, T हमें दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। तो पहले तो इसको चेंज करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर 196 प्लस 0.718, इसको कन्वर्ट कर दो T
कैपिटल टी माइनस 273, यही होता है ना यार, कैपिटल टी बराबर टी प्लस 273, यही करते हो डिग्री सेल्सियस में, ये किस में है, केल्विन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 273, स्मॉल टी की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, 196 प्लस 0.718 कैपिटल टी माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.718 इंटू 273 यानी 196.014 कितना होगा, 014। तो देख लीजिएगा, तो हमारे पास जो u और t में जो रिलेशन आ गया वो कुछ इस तरीके से आ गया, 0.718 t माइनस 0.014, यही आएगा 0.014। तो ये हमारे पास किस में आ गया, u में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो u में रिलेशन आ गया, तो यहां से हम निकाल देंगे कि CV जो होगा सर वो du अपॉन किसके होगा, dt के बराबर होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CV बराबर, इसको करोगे क्या होगा, 0.718 माइनस ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो यानी 0। तो हमारे पास CV की वैल्यू कितनी आ गई, 0.718 किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। दूसरा, हमें Cp की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, H की वैल्यू पता होना चाहिए। तो H जो होता है वो क्या होता है, U प्लस PV के बराबर, किसके बराबर होता है, U प्लस PV के बराबर। वैल्यू पुट कर दो U की, U और PV की, तो H का क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, U का अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.718 कैपिटल T प्लस 0.014, सॉरी ये माइनस में है 0.014 माइनस प्लस, अब देखिएगा ये रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, 0.287 अगेन स्मॉल t दिया हुआ है, उसकी जगह पे लिखोगे t माइनस 273 प्लस 273, सबको हम कैपिटल टी यानी केल्विन वाली फॉर्म में लेकर आ रहे हैं ना यार, क्योंकि स्मॉल टी क्या है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस। तो यहां से ये गुजर जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनकर आ जाएगी 0.718 टी माइनस 0.014 प्लस 0.287 टी। तो H बराबर क्या होगा, 1.005 टी माइनस 0.014। तो यहां से हम जानते हैं Cp क्या हो जाएगा, डेल DH अपॉन dt। तो Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसको टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो Cp कितना हो जाएगा, 1.005 माइनस 0, ये तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन। तो यहां से हमारे पास Cp की वैल्यू कितनी आ गई, 1.005 किलोजूल पर केजी। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है था, और तकरीबन ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इनसे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ, थैंक यू, गुड लक।